फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो एसे का एक टॉपिक लेके आया हूं, जिसका जो नाम है, टॉपिक का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इससे पहले मैंने 10 टॉपिक एसे का इससे पहले कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप उन्हें जाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, एक अप्रोच जो हमारा होने चाहिए एसे को, वो कैसे होने चाहिए। इन सब पे आपको एक जो ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे हमको एक ऐसे अप्रोच करनी है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट से लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। ये हमारा पेड ग्रुप चलता है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ। ये जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप चलता है, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हीं के अनुसार जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें जो एक वीक में अभी 3 टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं। बाकी जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। ये जो टेस्ट होता है ये जो आपको एक प्रैक्टिस के लिए, आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी प्रैक्टिस में निभाएगा। ये जो टेस्ट है इसका जो मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसका जो मैं कॉपी चेक करता हूँ, जिससे आप में क्या आपके जो लेखन कला है, लेखन जो स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जब ये चीज़ें आपको पर्सनली बताई जाएंगी तो आप जो आपकी चीज़ें हैं उनमें आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों का यहाँ पे लिख दिया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ये मिनिमम फ़ी पे कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये जो पेमेंट है, पेमेंट करने का तरीका मैंने यहाँ पे यूपीआई भी दिया हुआ है, और उसके बाद क्यूआर कोड से आप कर सकते हो। उसके बाद आप मुझे मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे, या फिर मुझे स्टडी विद जो @सौरभ25 सिंह पे आप मैसेज मुझे कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि ये हमारा जो पेड बैच चलता है उसका ये 17वां नंबर का टेस्ट है। अभी मैंने 18वां नंबर का टेस्ट दे दिया था और मंडे को अभी 19वां नंबर का टेस्ट दूंगा। मतलब इस वीक में अगला संडे आने तक इसमें 21 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे था कि 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है किस टॉपिक पे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया पे हमको ऐसे लिखना था। तो उसको देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो इसका हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव क्या था उस पर हमने बात की थी। उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस हैं उस पर यहाँ पे लिखा गया है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए ये जो ऐसे है वो 500 वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। ये ऐसे लगभग 550 या 520 तक मान सकते हैं। वर्ड काउंट मैंने अभी देखा नहीं है, चलो वर्ड काउंट एक बार देख ही लेता हूँ कि वर्ड काउंट इसके कितने हैं। तो जैसा कि वर्ड काउंट देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वर्ड है इसमें 605 वर्ड है। ये एक बड़ा ऐसे है, आपको 500 लिखना था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें को ज़्यादा लिखने के कारण मैंने 605 वर्ड्स इसमें लिख दिए हैं। तो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा हो जाता है बड़ा, लेकिन मैंने आपको जो अप्रोचेज बताई हैं कि कैसे वर्ड्स को लिमिट करना है। 300 वर्ड्स में आपको लिखना है बॉडी पार्ट, 100 वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और 100 वर्ड में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो चीज़ें आपको आसान दिखने लगेगी। तो ये जो ऐसे है ये आप देख सकते हो, ये जो कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये ऐसे है। इसी तरह से जो सारी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये देखिए पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो पैसेज है उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप देख सकते हो आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यदि चीज़ें को समझने में दिक्कत होती है तो आप आंसर से इसे कर सकते हो। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो आप देख सकते हो ये प्रेसिज है। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है, ये आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है।
उसके बाद जो लेटर राइटिंग आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें सिलेबस में दी गई है सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद जो लेटर राइटिंग का जो आंसर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर की फॉर्मेटिंग। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस हैं उनके आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद जो चीज़ें होती है जैसे ग्रामेटिकली पोर्शन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये एरर डिटेक्शन जैसे होते हैं उन्हीं को एरर बताना है, उसको रीराइट करना है, इसके भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कई चीज़ें आपको वर्ब से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो सिनो एंटो पे हम बात करेंगे। ये आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे जो 500 वर्ड्स में हिंदी में चीज़ें दी गई हैं, तो हिंदी में भी आंसर आपको देखने को मिलेगा और आंसर जो होगा वो बेस्ट होगा। ये आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ, आंसर जो होगा वो बेस्ट होगा। या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये गद्यांश है। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, चाहे वो हर जो चीज़ें हैं उनका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी और उसके आंसर्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आपको जो हमारा पेड बैच है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छे से होते रहे, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है सौरभ, SAURAB, सौरभ 25 सिंह। तो ये मेरा यूज़र नेम है। आप यहाँ से मुझे मैसेज कर इससे जो पेड ग्रुप है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए तो आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो में हमें क्या देखना है। तो जो ऐसे है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैंने काफ़ी पहले भी चीज़ें बताई है। इंट्रोडक्शन है वो लिखने का मैंने 4 तरीका डेवलप किया है, आपको मैंने सारे बताए थे कि डेफिनेशन से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कोटेशन से लिख सकते हो, एग्जाम्पल से लिख सकते हो और डेटा से लिख सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इनमें जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मैं यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करूँगा। जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पे आप जो ऐसे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे मैंने अभी तक 10 वीडियो डाल दिए हैं। ये 11वां वीडियो है ये। तो आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो करेंगे, ऐसे राइटिंग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस, ठीक है। तो YouTube चैनल पे जाकर चेक कर लें ये प्ले लिस्ट, ठीक है। तो हमें जो टारगेट हमारा है वो क्या है, तो हमारा टारगेट है 500 वर्ड्स में ऐसे लिखना। तो 500 वर्ड्स का जो वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे करेंगे, तो वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन के लिए 100 वर्ड्स रखेंगे और कंक्लूजन के लिए 100 वर्ड्स रखेंगे। और उसके बाद जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट में 300 वर्ड्स बॉडी पार्ट को रखेंगे और बॉडी पार्ट को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। जितनी भी चीज़ें मतलब हमें जितनी भी आवश्यकता होगी, यदि ज़रूरत होगी, तो जैसे एडवांटेज पे बात करेंगे, डिसएडवांटेज पे बात करेंगे, फॉर्म्स पे बात करेंगे। तो हर चीज़ों को आप जैसे 3 चीज़ों पे बात करिए, तीनों को हम 100 दे देंगे। तो ऐसे ही आप जो वर्ड का जो कंट्रीब्यूशन जो डिवीज़न है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक जो बेसिक ओवरव्यू था वो हमने दिया। अब चलिए देखते हैं, हमें इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखना है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लगभग 4 इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका है, इससे आपको एक पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन हमको कैसे लिखना है। ये जो इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेशन के सहारे लिखा गया है। जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज प्रपोज्ड अ सेट ऑफ लॉ aim to replacing personal law based on religious practices with a common set of civil law applicable to all citizen, ठीक है। इसका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका क्या सीधा सा मतलब है, तो ये मतलब है कि जो रिलीजियस पर्सनल लॉ होते हैं उनको हटाना है, ठीक है। उसको रिप्लेस करना है किससे, तो एक कॉमन लॉ से, ठीक है, जो कि हर सिटीजन के लिए इक्वल हो, इसीलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर सिटीजन के लिए ये इक्वल होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। वो जो उनका धर्म है वो कोई मायने नहीं रखता, उनका रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ये जो लॉ होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इट्स सिक्स टू प्रमोट इक्वलिटी। इसमें इससे फायदे क्या होंगे, तो इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय इंश्योरिंग ए यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैटर्स सच एज मैरिज। आप देखते होंगे मैरिज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में, या फिर अडॉप्शन जो बच्चों को गोद लिया जाता है उसमें भी आपको देखने को जो अपने समाज में इन चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ UCC एम्स टू हार्मोनाइज डाइवर्स पर्सनल लॉ
that currently exist in India and established a secular and inclusive legal system that upholds the principle of justice, ठीक है, equality and individual right for all its citizen। तो जो इंट्रोडक्शन है उनमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे यूसीसी के बारे में, जो इन्फॉर्म सिविल कोड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हो सकते थे, जैसे व्हाई इंडिया नीड दिस लॉ, ठीक है, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे कि व्हाई इंडिया नीड दिस लॉ। तो इसका क्या काम है, तो रिप्लेस करना काम है किसका, तो वो रिप्लेस करेगा, जो पर्सनल लॉ को रिप्लेस करना है। पर्सनल लॉ को रिप्लेस क्यों करना है, इस पे भी हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली। तो पर्सनल लॉ को रिप्लेस इसलिए करना है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये इक्वलिटी नहीं है, जो महिलाओं है उसे उनका डिस्क्रिमिनेशन इससे होता है। तो जो इंट्रोडक्शन है उनमें हर चीज़ों पे आपको बात करनी है, हर एस्पेक्ट्स पे आपको बात करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है ये दूसरा इंट्रोडक्शन है। मैंने पहला इंट्रोडक्शन आपको दिखाया, अब दूसरा इंट्रोडक्शन आप देखिए कि इंट्रोडक्शन दूसरा कैसे लिखा गया है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया रेफर्स टू अ प्रपोजल ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ लॉ, ठीक है, कॉमन सेट ऑफ लॉ गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन फॉर ऑल सिटीजन। वही बातें हैं, बस घुमा फिरा के उनको आपको लिखना है। Irrespective of their religion affiliation, it aimed to replace the existing personal law based on religious practices with a secular and uniform law application to all Indians. The introduction of uniform civil code seeks to promote equality, social justice, and harmonious existence among diverse community in India, while streamingly legal process and addressing issue of gender inequality and discrimination. It is implementation has been a subject to debate and discussion in India society and politics. तो ये जो चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई कि जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखा जाता है, उनमें हर चीज़ों पे आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता है, जैसा कि आप इन इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। ये तीसरा नंबर का इंट्रोडक्शन है। मैं आपको यहाँ पे 4 इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने बताया आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे एक आपको आइडिया लगे कि हमें इंट्रोडक्शन किस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग इक्वलिटी, ठीक है, एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन एज जवाहरलाल नेहरू। ये कोटेशन से देखिए स्टार्ट हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उन सब पे हम फोकस करके इनको स्टार्ट करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या, जो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस सेड, उन्होंने कहा था कि आई यूनिफॉर्म सिविल कोड does not mean that there will be one religion, one language, one dress, one social custom for all। ये इसका मतलब नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन एक होगा, वन लैंग्वेज होगा, वन ड्रेस होगा, वन सोशल कस्टम होगा, ये सब नहीं है। इसका जो ये तो ना तो ये पॉसिबल है, ठीक है, दिस वुड बी नाइदर पॉसिबल और नॉट डिजायरेबल, ये हमारा लक्ष्य भी नहीं है, ठीक है, ये हमारी डिजायर भी नहीं है। बट देयर शुड बी सर्टेन फंडामेंटल राइट विच शुड बी एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन, ठीक है। एक ऐसा लॉ होना चाहिए, एक ऐसा राइट होना चाहिए जो हर जो सिटीजन है उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। तो इसी को फोकस करके हमें दिस वर्ड्स रेफर टू द एसेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन सब पे इन वर्डों को आपको पढ़ने के बाद एक आइडिया लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें क्यों लाना चाहिए। एमिंग टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, सेकुलरिज्म एंड हार्मोनियस एग्जिस्टेंस ऑफ एमंग डाइवर्स कम्युनिटीज। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देखा कोटेशन से, ठीक है। ये देखिए अगला चौथा इंट्रोडक्शन है। चौथा इंट्रोडक्शन फिर से आपको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा यूसीसी के बारे में उस पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, इंडियाज डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है। एज राइटली सेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एम टू एस्टैब्लिश अ कॉमन सेट ऑफ लॉ गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन रिगार्डलेस एंड इंडिविजुअल्स रिलीजन। जो मैंने बातें पहले बताई थी वो सब अंबेडकर ने ही कही थी, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे सही से लिख दिया है। तो ये अंबेडकर ने ये कहा था, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दिया कि ये जो लॉ है ये क्यों जरूरी है, वाई इंडिया नीड यूसीसी, ठीक है, इन पे बात की। इट सिक्स टू प्रमोट जनरल, ये क्या करता है, तो ये जो जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है, इंडिविजुअल राइट पे बात करता है, सोशल कोहेजन पे बात करता है, बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी
प्रिवेलेंट इन वेरियस पर्सनल लॉ। ठीक है, आप देखते होंगे कि जो पर्सनल लॉ होते हैं अलग अलग धर्म के, उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बाय implementing uniform civil code, India can foster a more inclusive and progressive society that upholds the principle of justice, equality and unity among citizens, transcending and religious boundaries। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अंबेडकर ने क्या कहा उन्हीं के जो शब्दों से उनसे हम एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए कि जो इंडिया है वो क्यों ज़रूरत है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वाई इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना है, इन सब पे फोकस करके ये चीज़ें हैं हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, तो उन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, यदि हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इन सब पे हम आगे बात करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो वी आर वन। ठीक है, हम जो एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, शुड बी द लॉ है वो हमारे लिए वो सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज पे हम बात करते हैं, उसके बाद जो इसके डिसएडवांटेज हैं उन पे बात करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये ऐसे लिखने का बस एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसे जो है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं एक प्रॉपर आपको ऐसे दिखाऊंगा कि लिखा हुआ एक ऐसे जो मैं अपनी टेलीग्राम पेड ग्रुप में शेयर किया हूँ उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस पे, तो एडवांटेजेस पे, जो इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके क्या एडवांटेज है। तो इसके एडवांटेज आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चले गए होंगे कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करना मतलब इक्वलिटी लाना, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको ख़त्म करना, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद सेकुलरिज्म को लाना, जेंडर जस्टिस, सोशल कोहेजन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड जो लॉ होता है वो काफ़ी सिंप्लीफाई होना और उनकी एक्सेसिबिलिटी होना, हर लोगों तक पहुंच होना। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इनमें होते रहने चाहिए। तो चलिए पहला जो है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इससे शुरुआत करते हैं। तो इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इससे क्या होगा, तो ये इसका जो सबसे जो मेन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एडवांटेज है वो यही है कि इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो प्रमोट करेगा जो महिलाओं का जो इनक्वालिटी होता है उनमें इक्वलिटी लाने पे प्रमोट करेगा। उनको जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो महिलाओं का हो या फिर कास्ट से रिलेटेड हो या फिर लॉ से रिलेटेड हो, इन सब पे बात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये फ़ायदा होगा। ये इंश्योर करेगा सारे जो इंडिविजुअल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड जेंडर और आर सब्जेक्ट टू द सेम सेट ऑफ लॉ। हर व्यक्ति है उसके लिए एक लॉ होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, ये मतलब नहीं रखता। तो दिस हेल्प एलिमिनेट इनइक्वालिटी दैट मे एग्जिस्ट इन पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आप देखते होंगे कि जो पर्सनल लॉ होते हैं, चाहे वो हिंदी पर्सनल लॉ हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, कोई भी धर्म का पर्सनल लॉ हो, वो डिस्क्रिमिनेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको जो यूसीसी है इससे हटाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लाएगा। ठीक है, जो दूसरा है ये सेकुलरिज्म पे बात करेगा। ठीक है, जो हमारा स्टेट है, आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, जिसके कारण ये जो राज्य है, मतलब राज्य का कहने का मतलब देश। ठीक है, तो देश है इसका कोई एक धर्म नहीं होता, ये हर धर्म को एक समान मानता है। तो ये जो सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया इज सेकुलर कंट्री एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड अलाइन विथ प्रिंसिपल सेकुलरिज्म बाय ट्रीटिंग सिटीजन इक्वली। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सिटीजन है उसको इक्वली ट्रीट करना है, इसके लिए एक लॉ होना चाहिए, ना कि जो रिलीजन है उसके बेस पे एक अलग अलग लॉ होना चाहिए। अंडर द लॉ सारे जो होंगे वो एक ही, जो इंडिया के सारे सिटीजन होंगे वो एक ही लॉ के अंदर आने चाहिए। इट रेनफोर्स द नेशन दैट द state should not favor or discriminate against by any particular region or community when it's come to personal matter। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है, जिस कारण से स्टेट जो है, स्टेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ये कर्तव्य है कि वो उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सारे धर्म को एक ही मान के चलेगा। तो इसी पे बात यहाँ पे की गई। जो नेक्स्ट है वो जेंडर जस्टिस है।
ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होता है, जिसके कारण ये जब सब चीज़ें हटेंगी तो ये जो पर्सनल लॉ जो होते हैं इन इंडिया, स्पेशली दोज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, जो भी संपत्ति से रिलेटेड हो, जो पैतृक संपत्ति है उनसे रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, मैरिजेस से रिलेटेड हो, अडॉप्शन से रिलेटेड हो, इन सारे में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, खास करके जो मुस्लिम समुदाय है या फिर हिंदू समुदाय में भी जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इन सबको एलिमिनेट करेगा, जिसके कारण से जेंडर जस्टिस आएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज बीइंग बेस्ड ऑन अगेंस्ट वुमेन, खास करके वुमेन को आप देखते हो कि उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है और उन्हें कई सारे डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना है वो करना पड़ता है लॉ के रिलीजन के कारण। या A uniform civil code can provide opportunity to reform and modernize this law and ensure gender justice and protect the right of women। ठीक है, ये जो वुमेन है उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा ये, और हेल्प एलिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस दैट आर डिस्क्रिमिनेटरी और ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन। खास करके ये वुमेन के बारे में तो जेंडर जस्टिस कैसे आएगी आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो इन सब चीज़ों जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब से एक आइडिया लेकर आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ये सोशल कोहेजन लाएगा इसमें। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद मल्टीपल रिलीजन। ये जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, आप जानते होंगे यहाँ मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टीपल कल्चर होते हैं, यहाँ के ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं। तो जो डिफरेंट पर्सनल लॉ यहाँ पे होते हैं रिलीजियस कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी है उसका एक अलग सा लॉ होता है। ये जो सम टाइम ये लीड टू सोशल डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स लाता है कि ये लॉ ये कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है वो अलग से चीज़ें बोलते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ क्या कहता है, हिंदू पर्सनल लॉ में जो विवाह है यदि आप दो विवाह करते हैं तो वो एक क्राइम माना जाएगा और आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन वहीं जो शरीयत कानून है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके हिसाब से आप चार विवाह तक कर सकते हो, ये जो उचित कहा जाता है उसमें 4 तक कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके कारण से जो सोशल डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जिसके कारण से वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जो प्रताड़ना है वो सहनी पड़ती है। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन फोस्टर सोशल कोहेजन बाय प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर विजुअल अमंग सिटीजन्स। तो जो सोशल कोहेजन है ये भी इससे आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिंप्लीफिकेशन आएगा, जो लॉ होगा वो सिंप्लीफाई होगा, वो सारे लोगों के लिए एसेसेबल होगा। अभी जो पर्सनल लॉ जो होते हैं वो सारे लोगों के लिए या तो ना तो एसेसिबल होते हैं ना ही वो सिंप्लीफाई रहते हैं। ठीक है, तो ये जो यूसीसी आएगा वो सिंप्लीफाई होगा। तो हैविंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंप्लीफाई द लीगल फ्रेमवर्क एंड मेक्स द मोर एसेसेबल टू द जनरल पॉपुलेशन। इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन बाय हैविंग कॉमन सेट ऑफ लॉ दैट आर इजियर and understand and अप्लाई। ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया ये ईजियर होगा, जिसके कारण से इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन इस पे करना और जो इसका एसेसिबिलिटी होगा वो काफ़ी सुलभ होगी, काफ़ी आसान होगी। दिस कैन लीड टू ग्रेटर लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस एमंग सिटीजन। जो अभी जो पर्सनल लॉ होते हैं इनमें कई सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारे लॉ में क्या कहा गया। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो 1955 जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसके तहत कई सारी जो चीज़ें हैं ये आप कई चीज़ों को आपको नहीं पता होगा। जो हिंदू जो विवाह जो होता है, हिंदू विवाह जो अधिनियम है, इसके कारण जो हिंदू परिवार है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक मिताक्षरा आपने पढ़ा होगा, मिताक्षरा के हिसाब से, और एक दाय भाग के हिसाब से। खास करके जो दाय भाग होता है वो 2 ही स्टेट में लागू होता है, वो वेस्ट बंगाल के साइड और असम के साइड। ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड बुक है, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा दाय भाग और मिताक्षरा के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली पीपल्स को नहीं पता होता है। तो जब एक यूसीसी आएगा, जो यूनिफॉर्म जब सिविल आ जाएंगे, जो लॉ होंगे वो सारे के लिए इन्फॉर्म होंगे, तो ये जो एसेसिबिलिटी है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म मतलब जो कोई भी लॉ आए उसमें रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता, काफ़ी रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। ठीक है, और हमेशा रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हो कि हमारा संविधान है वो जितना अभी उसका संविधान जो है उसका जितना समय नहीं हुआ उससे ज़्यादा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हैं। आप देख सकते हो लगभग 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भारतीय संविधान का 105 वर्ष हुआ भी नहीं है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो रिलीजियस जो पर्सनल लॉ होते हैं उसमें ना के बराबर आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको रिफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी किससे, तो वो भी जुडिशरी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जैसे कि जो ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म एंड इन पर्सनल लॉ आउटडेटेड एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कैन रिफॉर्म द अलाइन विथ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी, इंडिविजुअल राइट। जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो रिफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ये रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, तो ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सबके लिए लॉ होंगे, तो ये रिफॉर्म्स आसानी से आ जाएंगे। जो कि पर्सनल लॉ जो होता है उसमें रिफॉर्म्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ना के बराबर इन रिफॉर्म्स आते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी, यहाँ पे हम एडवांटेजेस को देख लिए कि कौन कौन से एडवांटेजेस हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉ लागू होंगे, यूसीसी लागू होने में क्या क्या आपको चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रही हैं, इन पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो चैलेंजेस है और जो ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे, उनमें हम जो हर जो सिक्का है उसका दो पहलू होता ही है। उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उसके चैलेंजेस भी होंगे, उसमें ऑब्जेक्शंस भी आएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए जो चैलेंजेस हैं उन पे भी हमको ऐसे में बात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो ऐसे है वो बैलेंस दिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक ऐसे में मिल पाएंगे। तो हमको चैलेंजेस पे भी बात करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 चैलेंजेस आपको लिख के दे दिए हैं, इनमें से 3 से 4 आप लिख दोगे, क्योंकि हमारा जो ऐसे है वो 500 वर्ड्स का ही है। तो ये काफ़ी जो कम जो शब्द है, जिसके कारण हमें पॉइंट्स भी है वो कम ही लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ से आप मैंने तो 7 लिख दिए हैं, लेकिन इन सभी का यूज हम हमारा जो मतलब कि जो निबंध है उसमें हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक निबंध दिखाऊंगा, ठीक है। निबंध मैं आपको दिखाऊंगा जो ऐसे है वो कैसे लिखा जाता है, कैसा जो मैं ऐसे अपने पेड ग्रुप में देता हूं, वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो वेट करेंगे, मैं लास्ट में इसको दिखा दूंगा। तो हमारे जो चैलेंजेस और ऑब्जेक्शन है वो उसको हम देख लेते हैं। तो कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, इससे आ जाए हमारा जो देश है वो कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जिसके कारण से इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता दिखता है। लेकिन जो लॉ है वो जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकता है, आप जानते हैं। पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, इन पे जो चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल अपोजिशंस है वो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। जेंडर एंड इक्वलिटी कंसर्न्स आपको देखने को मिले। लैक ऑफ क्लियरिटी, मैं इसे सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ, ठीक है। ये जो क्लियरिटी, ये लॉ है, इसका कोई ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है कि जो लॉ है इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये अभी से कहना इन पे कोई चीज़ बात नहीं है कि मैं इस पक्ष में हूँ, मैं इसके विपक्ष में हूँ। तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती जब तक ड्राफ्ट नहीं आता। तो सबसे बड़ी इसकी समस्या है, इसमें क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस होगा, उसके बाद सोशल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो होगा, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो जो कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो इंडिया है जो एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन होता है, जिनके अलग अलग लॉ होते हैं। तो ये जो यूसीसी है यदि लागू होगा, तो ये जो पर्सनल लॉ उनके होते हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट करेगा, उनको ये अंडरमाइन करेगा, जिसके कारण से जो कल्चरल एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी है, वो जो कल्चरल एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी है वो डिफरेंट कम्युनिटी का वो इम्पोज करेगा। जो इन्फॉर्म सिविल कोड आएगा इससे ये अपोज करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 26 है, इसके तहत जो हमारा जो धर्म है उसे स्वीकार करने का, उसे जो पालन करने का हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो ये इससे भी इम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोजिंग करेगा, जिसके कारण से यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ डेट मे नॉट अलाइन विद देयर बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये फंडामेंटल राइट का भी हनन होगा यदि यूसीसी आता है। तो ये एक तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो आर्टिकल 26 है वो ये बताता है कि जो हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी कई सारे जो संविधान के जो नियम है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आगे ये डिबेटेबल इशू है, ठीक है।
तो जो नेक्स्ट है वो पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो होती हैं इंडिया में, जो सेपरेट पर्सनल लॉ होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट पर्सनल लॉ होते हैं। तो ये जो पर्सनल लॉ है ये किसी भी चीज़ को, मैटर को गवर्न करते हैं, जैसा कि कौन कौन सा मैटर को, तो आप मैं जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, मैरिज को, डिवोर्स को, इनहेरिटेंस को, एडॉप्शन को। तो ये जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है ये क्रिटिसाइज इसी से कर रहे हैं कि यदि एक लॉ हो जाएगा, सभी के लिए एक लॉ होगा, तो ये जो इम्पोज करेगा तो ये डिस्टर्ब करेगा हमारे कल्चरल जो चीज़ें हैं उनको, ठीक है, जिसके कारण इसका अपोज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो आदिवासी समाज था उसको अंग्रेजों के द्वारा उनके जो संस्कृति है उस पर जो प्रहार किया गया, उस पर इम्प्लीमेंट किया, जो उस पर अटैक किया गया जो कल्चर पे, तो कैसे आपको विरोध देखने को मिले, ठीक है, अंग्रेजों को कैसे विरोध देखने को मिले, चाहे वो हिंदू संस्कृति पे वार किया हो, चाहे वो जो आदिवासी कल्चर हो उन पे वार किया हो। तो यदि आप किसी संस्कृति को चोट पहुंचाते हो, किसी के पर्सनल भावनाओं को चोट पहुंचाते हो, तो यह तो सबसे पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट का हनन होता है, और दूसरी उनके जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उन पर यदि उन पर यदि इफेक्ट पड़े तो वो आपको रिवोल्ट सकता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो पॉलिटिकल अपोजिशंस तो होता है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोज करते हैं इस चीज़ों को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी को, क्योंकि ये देते हैं कि जो ऐसे जब लॉ आपको लगाएंगे तो ये माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको जो राइट होगा उसको डिमिनिश करेगा, ठीक है, उसके राइट को कम करेगा, वाइल अदर में फियर बैकलैश फ्रॉम कंजर्वेटिव फ्रैक्शन विद देयर वोटर बेस। आप जानते हैं वोटर जो बेस होता है, जो वोटर बैंक वोट बैंक होता है, इस पे भी पॉलिटिकल पार्टी कई सारे अपने स्टांस रखते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बोलते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन पर यदि एक लॉ लगाया जाएगा तो उनके लिए ये इफेक्टिव होगा, उनके लिए ये अफेक्ट करेगा, इफेक्टिव नहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कंसिडर ऑफ्टन इन्फ्लुएंस द डिस्कोर्स एंड हिंडर कंसेंसस ऑफ दिस इशू। तो ये जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो कैसे इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने इसको देख लिया। तो अब हम देखते हैं जेंडर एंड इक्वलिटी कंसर्न, ठीक है। तो कई सारे जो वुमेन्स एडवोकेट जो हैं वो इसका जो मतलब कि जो यूसीसी है उसके सपोर्ट में बात करते हैं, ठीक है, यूसीसी के सपोर्ट में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि यूसीसी जब आएगा तो वो पर्सनल लॉ को हटा देगा, पर्सनल लॉ को हटाएगा तो जो डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल लॉ से होते हैं उनमें जो आपको जो जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो डिवोर्स में होते हैं, मैरिज में होते हैं, इनहेरिटेंस में होते हैं, ये सारे प्रैक्टिसेस को हटा दिया जाएगा, जिससे जो जेंडर है वो जेंडर जस्टिस देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आर्ग्यू करते हैं, ऑपोजिशन वाले आर्ग्यू करते हैं कि जो कई सारे जो धर्म हैं, जो पर्सनल लॉ जो होते हैं वो धीरे धीरे जो वुमेन है उसको भी स्पेसिफिक राइट दे रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये यूसीसी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका कहना है, ठीक है। तो ये जेंडर जो जस्टिस और इक्वलिटी कंसर्न है ये भी एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियरिटी। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये इसके बारे में कोई भी क्लियरेंस अभी तक नहीं दी गई है, ना कोई ड्राफ्ट दिया गया है, जिसके कारण से इसका विरोध और सपोर्ट तो आप न्यूज़ में देखते ही रहते होंगे। लेकिन बिना ड्राफ्ट के आप कैसे कह सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अप्लाई की जाएगी और कैसे हमको इनको विरोध करना है। तो जब तक हम ड्राफ्ट नहीं देखेंगे हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंस इसका है, जो क्लियरिटी इसमें नहीं है, तो देयर इज नो क्लियरेंस कंसेशन ऑन व्हाट यूसीसी शुड इंटेल। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने हिसाब से सब देते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है वो अपने हिसाब से देते हैं कि हमारे जो माइनॉरिटी राइट हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा, उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन, कई लोग बात करते हैं कि इन सब पे ये लॉ बनेगी, इनहेरिटेंस पे बनेगी। तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस फ्रेमवर्क ऑन क्लियरिटी ऑन अ स्पेसिफिक ऑफ यूसीसी मेक इट चैलेंजिंग। ये जो क्लियरेंस इस पे नहीं है जिसके कारण ये चैलेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को इस पे एक ड्राफ्ट बना के तभी कुछ इम्प्लीमेंट जो डिबेट इस पे करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये भी एक इशू बनता है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस पे,
ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी अक्रॉस डाइवर्स एंड पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया, इसमें डाइवर्सिटी आप जानते होंगे कि भारत कितना डाइवर्स कंट्री है। इसमें यदि इम्प्लीमेंट करते हैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो किसी लॉ से संबंधित नहीं होगा, मतलब किसी भी जो पर्सनल लॉ होगा रिलीजियस बेस्ड उससे ये रिलेटेड नहीं होगा, तो इसमें लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग जो धर्म होते हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो यदि उनको एक साथ ला दिया जाए तो उनको सांस्कृतिक रूप से उनको चोट पहुंचेगा, जो धार्मिक रूप से उनको चोट पहुंचेगा, जिस कारण से आपको विरोध भी देखने को मिल सकता है। तो अडेप्टिंग एंड अनिफाइंग लॉ दैट अकाउंट इन डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड कस्टमरी प्रैक्टिस इन ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क गवर्नमेंट है उसके लिए है, जैसे कि मैंने बताया, जो ये जो चीज़ें हैं इनको केयरफुली जो डिबेट करके इन पे एक जो सहमति है वो बनाने की ज़रूरत है और इस पे प्लान करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद जो सोशियो पॉलिटिक जो रेसिस्टेंस है ये भी आपको देखने को मिलता है कि जो यूसीसी जो होगा वो इससे रेसिस्टेंस इसको देखने को क्यों मिलता है, तो ये कंजर्वेटिव रिलीजन्स ग्रुप जो होते हैं जो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, उनका व्यू जो होता है वो इन्फ्रिगमेंट अपॉन देयर रिलीजन, वो फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, वो बात करते हैं कि ये जो चीज़ें लागू यदि होगी, वो हमारा जो लॉ है पर्सनल लॉ उसको हटा दिया जाएगा, तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन होगा, हमारे जो कल्चर है उस पर आप वार कर रहे हो, हमारा जो रिलीजन्स है उस पर आप बात कर रहे हो, तो ये एक जो काफ़ी बड़ा इशू बनता है उनको समझाना, ठीक है। तो सच ऑपोजिशंस कैन लीड अ सोशल अनरेस्ट, आप देखते होंगे कि कई सारे विरोध धर्म के नाम पे आपको देखने को मिलते होंगे, और पॉलिटिकल रोड ब्लॉक, जिसके कारण से जो समस्याएं हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब कि जो वर्क का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो देश का विकास होना चाहिए, वो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने जो ये जो डिसएडवांटेज एंड चैलेंजेस थी उन पे भी बात कर ली। अब ये जो लास्ट है उसमें आप इस चीज़ को लिखेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव आपके लिए होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड to be carried out in a manner that respects the diversity and cultural sensitivity of Indian society. It should be involve a comprehensive and inclusive dialogue with all stakeholders and to ensure that the concerns and perspectives of different community are taken into account. तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब सौहार्द से बात करके हर जो धर्म है उसका क्या व्यू है, उनका क्या कहना है, तो बातचीत करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। ये कोई टफ इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें थी जिसके इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लाया जाना चाहिए, इन सब पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि हम अपना जो ऐसे है उसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको 3 कंक्लूजन दिखाएंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। तो ये तीनों कंक्लूजन देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कंक्लूड करना है अपने ऐसे को, जिसमें बॉडी पार्ट और जो इंट्रोडक्शन है उनकी सारी चीज़ें इनमें समाहित रहे, ठीक है। तो इन कंक्लूजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस इशू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूअस इशू, हम चैलेंजेस पे भी बात कर रहे हैं और इसके जो एस्पेक्ट्स है उन पे भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वाइल proponent argue that it will promote gender equality, social coherence, national integration। जो opponents express जो मतलब इसके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इसमें जेंडर इक्वलिटी आएगी, सोशल कोहेजन आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन जो अपोनेंट्स है, अपोनेंट्स क्या करते हैं, तो वो कंसर्न अबाउट प्रिजर्विंग कल्चर, ये जो कल्चर को इफेक्ट करेगा, रिलीजियस डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगा। टू स्टेक अ बैलेंस इट इज ए क्रूशियल टू approach the issue with sensitivity, taking into account the diverse needs to be belief of the Indian population. A gradual and inclusive process of reform considering the opinion for all stakeholders will be essential to ensure that a uniform civil code respects individual rights, upholds constitutional principle and foster unity without eroding the cultural fabric and fabric of the nation।
तो ये आप देख सकते हो कि एक कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। इनमें सारी जो ऐसे की चीज़ें हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट से हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन से हो, उन सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। उसके बाद या दूसरा कंक्लूजन देख सकते हो कि दूसरा नंबर का कंक्लूजन हमारा कैसे लिखा गया है। तो इन कंक्लूजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस philosophical implementation. It represents the pursuit of equality, justice, unity in a diverse society by treating all citizens equally under a common set of law regardless of their religion or cultural background. The Uniform Civil Code fosters a sense of inclusivity, ठीक है, और promotes official harmony, ऑफिशियल बोल रहा हूँ, सोशल हार्मनी. मोर ओवर it upholds the principle individual freedom and secularism, ensuring the personal law do not perpetuate discrimination or inequality. While challenges may arise in the implementation, embracing a uniform civil code is a testament to India's commitment to a progressive and inclusive society rotated in the ideas of fairness and equality for all. तो ये आपको दूसरा कंक्लूजन देखने को मिला. अब हम तीसरे कंक्लूजन पे बात करते हैं कि जो तीसरा कंक्लूजन है वो क्या है. तो इन कंक्लूजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया रिप्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस. वाइल प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू, उनका जो आर्ग्यू क्या है तो वो सोशल कोहेरेंस लाएगा, इक्वलिटी आएगा, जो इनक्वालिटी है उसको खत्म करेगा, लीगल फ्रेमवर्क आएगा. उसके बाद जो ओपोनेंट्स है वो क्या कहते हैं तो वो कल्चर के बारे में उनका जो समस्याएँ आती है वो बोलते हैं कि जो डाइवर्स रिलीजन है वो समस्याएँ हैं. तो अचीविंग हमको एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड societal unity in a crucial in a formatting UCC respects Indian diverse culture and religious fabric. Furthermore, it is essential to ensure active participation and dialogue with all stakeholders, including religious and community leaders, to address their concerns and ensure a fair and inclusive implementation of the Uniform Civil Code in India. तो ये आपने देखा कि कैसे हम कंक्लूजन लिख सकते हो. तो आपको मैंने यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिखाए और उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था वो 4 आपको इंट्रोडक्शन दिखाए थे. तो हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स वे में सारी चीज़ों पे चर्चा की, चाहे वो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, चाहे उसके जो चैलेंजेस क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे हमने बाकी बहुत अच्छे से बात की है. तो ये रहा हमारा वीडियो. लगभग 30 से 35 मिनट का ये वीडियो होगा क्योंकि हमें सारी चीज़ों पे बात करनी होती है. तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है. तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. यदि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, उसको उस पर कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, और उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और जो चैनल का बेल आइकन है उसको दबा लें क्योंकि जो वीडियोज़ आएंगे, वीडियोज़ जो है वो काफ़ी आते रहेंगे जिस टॉपिक पे, चाहे वो इस एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे वो अदर एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वो सारे चीज़ें आएंगे. तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसके बेल आइकन को भी दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है. और जो ये जो बैच है पेड बैच, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के फर्स्ट में ही दे दिया था. तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट कर आप ज्वाइन कर सकते हो. और जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उससे जुड़ना ना भूलें, ठीक है. और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू.